हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MGM कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर को और थोड़ा आगे की तरफ लेके चलेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में हमारे आज के जो फर्स्ट टॉपिक है उसकी, वो है यूनिट सेल। कौन सा? FCC यूनिट सेल, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में FCC बोलते हैं और कई बार इसको CCP भी बोला जाता है, क्यूबिकल क्लॉज पैकिंग में। तो अगेन हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लैटिस पॉइंट। तो इसमें जो लैटिस पॉइंट है वो क्या होंगे? कॉर्नर तो होंगे सही, क्योंकि ये क्यूबिक यूनिट सेल है। और दूसरा यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट जो होगा वो होगा फेस सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों लैटिस पॉइंट से अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इसका, तो मुझे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें ये कॉर्नर पे सारे एटम रखे हुए हैं। ठीक है, 8 एटम है कॉर्नर पे। और फेस के सेंटर पे, तो ये एक फेस है हमारी, इसका सेंटर पॉइंट ये। इसी तरीके से इस फेस का सेंटर पॉइंट ये, पीछे वाली फेस का सेंटर पॉइंट ये वाला, नीचे वाली फेस का सेंटर पॉइंट ये वाला, साइड वाली फेस का सेंटर पॉइंट ये वाला, और ये जो सबसे आगे है इसका ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, अगेन ये ए एज लेंथ का क्यूब है। ठीक है, अब मैं इसको अगर यहाँ से देखूँगा टॉप व्यू से, तो ये इसका टॉप व्यू मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा जिसमें मुझे ये फेज़ दिखाई देगी। ठीक है, तो ये अपर फेज़ है अपनी। ठीक है, मैं इसको रेड कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अपर फेज़ है, इसमें 4 कॉर्नर पे एटम है, तो ये चारों कॉर्नर पे एटम है। और इस फेस पे ये वाला जो एटम आपको दिख रहा है, जो मैंने यहाँ दिखाया है, वो एटम कहाँ है? ये वाला, जो मैंने यहाँ बीच में रेड से किया है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? √2a हो जाएगी। और ये r, दिस इज़ r, एंड बीच में पूरा 2r हो जाएगा डायमीटर। तो 2r प्लस आर प्लस आर दैट इज़ 4r। तो 4r इक्वल्स टू √2a यहाँ पे आ जाएगा रिलेशन। ठीक है, ये बाद में टचिंग कंडीशन में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है Z, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल। तो कॉर्नर पे एटम कितने? 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। और फेस कितने होते हैं? 6। तो फेस के सेंटर पे 6 एटम है और इनका कंट्रीब्यूशन 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो Z की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में Z कितना होता है? 4। डेंसिटी का अगेन जनरल फार्मूला है रो इक्वल्स टू Z/n इंटू मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब A3, और A3 की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? ए कहाँ से आऊँगा, कहाँ से लेके आऊँगा? 4r इक्वल्स टू √2a, तो a इक्वल्स टू 4r/√2। ठीक है, तो यहाँ इसको पुट कर दूंगा। नेक्स्ट टचिंग कंडीशन, ये मैंने बता दिया आपको, 4r इक्वल्स टू √2 होगा। और अगेन जो FCC यूनिट सेल है उसमें भी जो कॉर्नर एटम है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि जो फेस सेंटर एटम है वो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन अपोजिट फेसेस एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इसके में कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक क्यूब बता के आपको फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, अब फेस सेंटर, तो 1 2 3 4, ये सामने वाली फेस का सेंटर 5 और पीछे वाली फेस का सेंटर 6। तो जो अपोजिट सेंटर होते हैं ना वो आपस में टच नहीं करेंगे। मतलब कि जैसे कि अब मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये और ये आपस में टच नहीं करेंगे, ये एंड ये आपस में टच नहीं करेंगे, और ये वाला आपस में टच नहीं करेंगे। बाकी ये एक दूसरे को टच करेंगे। मतलब फेस सेंटर्स टचेस ईच अदर एक्सेप्ट अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेस एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? Z इंटू 4/3πr³ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज A³ इंटू 100। ठीक है, तो Z कितना है यहाँ पे? 4 इंटू 4/3πr³ डिवाइड बाय A³ की जगह पे यही 4r/√2 का क्यूब इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो π/3√2 इंटू 100 ये आ जाएगा। और इसमें पाई की वैल्यू 22.7 या 3.14 अगर मैं रखूँगा तो मेरे पास आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी लगभग कितनी? 74%। अगेन वाइड एफिशिएंसी, कितनी जगह खाली बच गई है? तो अगर इतनी जगह भरी हुई है तो खाली कितनी होगी? 100 में से 74 को हटा दूंगा तो 26% इसमें खाली जगह बच जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर। अगेन इसमें दो तरह के एटम है, फेस सेंटर एटम और कॉर्नर एटम। तो दोनों की रेस्पेक्ट में अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर विद रेस्पेक्ट टू फेस सेंटर एटम होता है 12। अब ये 12 आता कैसे है उसको देखते हैं अपन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक क्यूब बनाता हूँ अगेन।
फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में दोबारा से बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि ये 12 कैसे आया है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर एटम। ठीक है, तो फेस सेंटर एटम होता है इसमें, तो ये वाला फेस का सेंटर ले लेता हूँ मैं। कौन सी फेज़ है, मैं इसको रेड से आपको दिखा देता हूँ। ये वाली फेज़ मैंने ली है यहाँ पे, इसका सेंटर एटम ये है। तो ये जो सेंटर एटम है चारों कॉर्नर से टच करेगा इसको। यहाँ 4 कॉर्नर पे एटम होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गए 4 कॉर्नर। ठीक है, प्लस 12 कैसे आएगा देखते हैं। अब मैंने अभी बताया था कि जो फेस सेंटर एटम होता है ये अपोजिट फेस को टच नहीं करता, लेकिन बाकी सारी फेसेस के फेस सेंटर को टच करता है। तो बाकी सारी फेसेस के फेस सेंटर एटम कितने बचे? एक तो ये, एक, दो, सामने वाली फेस का ये, और पीछे वाली फेस का कौन सा, मैं इसको कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो एटम है ये इन चारों क्रॉस को टच करेगा, तो 4 तो इस फेज़ में है। अब ये जो एटम है ये वाला जो हमने बता रखा है, ये इसके लिए और इसके पास में जो क्यूब होता है उसके लिए कॉमन रहता है। तो अगर 4 इसमें टच कर रहा है फेस सेंटर को, तो 4 इसमें भी टच करेगा। तो यहाँ पे 4 + 4 ये सारे कौन से हैं, फेस सेंटर के एटम हैं। तो इस तरीके से ये टोटल कितना आ जाता है, 12। तो ये इस तरीके से फेस सेंटर एटम के लिए क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब कॉर्नर एटम के लिए देखते हैं हम। ठीक है, तो कॉर्नर एटम के लिए अगेन मैं करूँगा, फिर से एक और क्यूब बनाऊँगा। ठीक है, ये समझाना बहुत ज़रूरी है, वरना मतलब समझ में नहीं आता। इसको रट तो लोगे लेकिन रटा नहीं जाएगा। अगर समझ लिया एक बार तो रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन ये क्यूब। अब कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में तो कॉर्नर पे एटम बताता हूँ। कॉर्नर एटम जो है यहाँ के फेस सेंटर को टच करेगा, इसके फेस सेंटर को टच करेगा, और पीछे वाली क्यूब के फेस सेंटर को टच करेगा। तो 1 2 और ये 3। तो एक क्यूब में ये 3 हैं, तो हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 8। तो 8 में कितने होंगे, 24। लेकिन ये वाला जो एटम है ये इस क्यूब के लिए और इसके पास वाले क्यूब के लिए कॉमन है। इस तरीके से इसमें जो आधे हैं वो तो कॉमन है, तो यहाँ पे बाय 2 कर दूंगा, क्योंकि मेरे को एक ही बार कोऑर्डिनेशन नंबर लेना होता है, इसलिए यहाँ पे आ जाता है 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉर्नर एटम और सेंटर एटम, फेस सेंटर एटम के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो कितना आता है अपना, 12। ठीक है, और ये 12 सारे के सारे क्या हैं, इसमें फेस सेंटर एटम है। ऊपर वाले में 4 कॉर्नर पे थे और बाकी के 8 फेस सेंटर पे थे। ठीक है, नाउ इन्फॉर्मेशन वही नेक्स्ट नेबर। तो नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इसमें है 24 एटम होते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है a√1.5। नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर 12 और डिस्टेंस √2a। नेक्स्ट 4 नेबर 24 एंड डिस्टेंस √2.5a, एंड नेक्स्ट 5 नेबर 8 एंड डिस्टेंस √3a। अब इसको क्या है, 3D में हम दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए इसको अपने को याद करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट पॉइंट। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल किसी लैटिस में n है, तो अगर और हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है कि इस क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, n/z। उस यूनिट सेल का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर n मुझे पता है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर निकालना है तो कैसे करूँगा, n/z मतलब n/1। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल निकालने हैं तो n/2, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल निकालने हैं तो n/4 आ जाएगा यहाँ पे। बस ये फार्मूला अपने को याद रखना है, n/z। ठीक है, नाउ हम चलते हैं 3D पैकिंग की तरफ। 3D पैकिंग मतलब 3 डायमेंशन में जो एटम्स हैं वो किस तरीके से रखे हुए हैं। इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला है FCC, दूसरा है SCP। FCC और CCP हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसको ABC लेयर टाइप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट है SCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको AB टाइप स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब मैं ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ना है अपने को। तो SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसमें एक लेयर ये होती है जिसमें इस लेयर में 6 एटम तो ये हेक्सागन पे बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक इनके बीच में होता है। ठीक है, अगेन इसके बीच में एक लेयर होती है ये 3 एटम्स की। फिर अगेन ये हेक्सागोनल
6 एटम्स का और इसके बीच में एक ये एटम। तो अगर मैं इस लेयर को ए लेयर बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो ये तो एग्जैक्टली सेम आ रही है एक ही जैसी। और ये एक यूनिट सेल है, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ऐसा ही हेक्सागोनल यूनिट सेल ऊपर की तरफ है, ऐसा ही यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो ये रिपीट होते जाते हैं। तो अगर मैं इस लेयर को ए बोलूँ, इसको बी ए, तो यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगी, बी वाली लेयर आ जाएगी, फिर ए वाली लेयर आ जाएगी। इसीलिए इस सिस्टम को क्या बोला हुआ है, ए बी टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यहाँ पे जेड कैसे आता है, 12 कैसे, अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। 12, ये वाले सारे आइटम कितने, 6, और यहाँ पे भी कितने, 6, 12। और ये इसमें 1/6 पार्ट दे रहे हैं अपना, तो 12 इंटू 1/6। बीच में ये जो 3 एटम रखे हुए हैं, ये तो पूरे के पूरे यूनिट सेल में है, तो 3 इंटू 1। और ये जो दोनों एटम हैं, ये इस यूनिट सेल में आधा इसमें है और आधा इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में रहेगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन इसमें कितना रहेगा, 1/2। तो 2 इंटू 1/2 यहाँ से आया, तो ये आ गया 6। इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो जेड आता है वो 6 आता है। टचिंग कंडीशन यहाँ पे A=2R होगी, क्योंकि मैं अगर इस वाली एज को लूँ तो ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं और ये एज ए लेंथ की है। ठीक है, ये सारी एज क्या है, ए लेंथ की है, तो A=2R यहाँ पे टचिंग कंडीशन आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें याद रखना है, क्योंकि इसको मैं बहुत ज़्यादा 3D में नहीं दिखा सकता हूँ। तो फॉर सेंटर एटम और फॉर कॉर्नर एटम दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है इसमें। डेंसिटी का अगेन वही फॉर्मूला है, Z/N इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। अब इसमें अलग से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन इसमें पूछा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, इसका आंसर जो है वो है 24√2R³। ये वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन यहाँ से निकलेगा। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इस हेक्सागोनल यूनिट सेल की हाइट कितनी है। हाइट कौन सी होती है, इस वाले एटम और इस वाले एटम के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हाइट। तो ये हाइट आती है 4R√2/3। ये इन्फॉर्मेशन अपने को भाई याद ही रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर। ठीक है ना, ये जो यूनिट सेल्स हैं मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है ना, वॉइड्स क्या होते हैं, वॉइड्स मतलब खाली जगह। तो क्रिस्टल सिस्टम में जब हम पार्टिकल्स को रखते हैं, तो पार्टिकल्स कुछ जगह घेरते हैं और कुछ जगह खाली रह जाती है, उस खाली जगह को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। क्या बोलते हैं उनको, वॉइड्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी यही है, व्हेन पार्टिकल प्लेस्ड इन अ क्रिस्टल सिस्टम देयर इज सम एम्प्टी स्पेस लेफ्ट इन बिटवीन द स्फेयर्स, और उसी एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। ठीक है, 3D क्लोज पैकिंग में दो तरह की वॉइड्स हमें देखने को मिलती है, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब जो टेट्राहेड्रल वॉइड को हम पहले पढ़ते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है, ये कैसे बनी होती है इसमें ये 4 एटम से मिलके बनी होती है। 4 एटम के बीच में खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इस वॉइड की जगह पर अगर मैं कोई छोटा एटम रख दूँ, तो उस एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 4। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है उसको हम 4 बोलते हैं। 4 नंबर आता है। क्यों, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, देखो ये जो 3 एटम है नीचे सरफेस पे क्या बनाते हैं, सर्कल बनाएंगे ऐसा 3, और इनके बीच में ये जो खाली जगह बची हुई है ये वाली, इसके ऊपर मैं एक और एटम रख दूंगा, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा मुझे ये जो खाली जगह थी यहाँ पे मैंने एटम रख दिया, तो यार इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे। नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल ऊपर से इस तरीके से मिल रहा है, तो एक पिरामिड की शेप में बन जाता है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो खाली जगह बचती है, अब मैं ब्लैक से दिखाता हूँ ताकि आपको दिख जाए, यहाँ बीच में जो खाली जगह बचती है इन 4 एटम से मिलके बनने में, उसको बोलते हैं अपन क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये 4 एटम से मिलके बनी हुई है, मतलब 4 एटम के बीच में ये कहीं पे हमें मिलेगी। ठीक है, नाउ पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC। अब देखो FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे हमें दिखेंगी, ये कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है। ठीक है, मतलब 4 एटम के बीच में हमें वॉइड दिखनी चाहिए। ये कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है। ठीक है, अब ये कॉर्नर एटम इस वाली फेस के सेंटर एटम, इस वाली फेस के सेंटर एटम और इस वाली फेस के सेंटर एटम। अब देखो यहाँ नीचे मैं तुम्हें ट्रायंगल दिखाऊंगा, यहाँ पे एक ये और ये मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ये वाला एटम इस ट्रायंगल के एकदम सेंटर पॉइंट पे इस तरीके से कहीं आ रहा होगा, यहाँ यूँ,
ठीक है। तो इससे डिस्टेंस पे इनके बीच में कहीं यहाँ हवा में इस कॉर्नर से नीचे की तरफ हवा में कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, तो उसको मैं पॉइंट को बोल देता हूँ ए। अब मैं यहाँ पे इसको दिखा नहीं सकता हूँ आपको, तो मैं इसको इस फेस पे ही दिखा रहा हूँ, इस वाली फेस पे। तो ये जो ए है ये पॉइंट है A/4, A/4, A/4 पे। अब ओ ए की अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालूंगा A/4 का स्क्वायर प्लस A/4 का स्क्वायर प्लस A/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ए डिस्टेंस आ जाएगी √3/4। तो हर कॉर्नर से √3A/4 डिस्टेंस पे, ठीक है, 3D में हर कॉर्नर के नीचे √3A/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलती है। अब कॉर्नर कितने हैं अपने पास में? 8। इसका मतलब हर एक कॉर्नर के नीचे टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। इसका मतलब जो FCC है उसके अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पाई जाती हैं। अब जैसे इस वाले कॉर्नर की बात करूं तो इससे नीचे की तरफ होगी, इस वाले कॉर्नर की बात करूं तो इससे नीचे की तरफ होगी, इस वाले कॉर्नर की बात करूं तो इससे नीचे की तरफ होगी। तो ऊपर वाले जो कॉर्नर है उनसे नीचे की तरफ इतनी डिस्टेंस पे, और जो नीचे वाले कॉर्नर है उनसे ऊपर की तरफ इतनी डिस्टेंस पे ये वॉइड हमें मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पता लग गया कहाँ पे होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ यू जूम वन कॉर्नर एज ऑरिजिन, इस कॉर्नर को मैं ऑरिजिन ले लूँ, मैंने 0 0 यहाँ लिया हुआ है, दैन A/4 डिस्टेंस में हमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलती है, जो कि मैं आपको यहाँ समझा चुका हूँ। इसका मतलब एक FCC यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगी मुझे। ठीक है, अब ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है √3A/4 डिस्टेंस में मुझे मिल रही है। ठीक है, अगर मैं एक ए एज लेंथ का क्यूब, ये एज लेंथ का क्यूब है, इसको मैं 8 A/2 एज लेंथ के क्यूब के मैं बदल दूँ, तो मेरे पास ऐसे 8 मिनी क्यूब मिल जाएंगे इसके अंदर। 8 मिनी क्यूब मिल जाएंगे, तो जो मिनी क्यूब होता है उसका जो बॉडी सेंटर होता है वो क्या होता है? एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। अब इस लाइन का मतलब कैसे समझते हैं अपन? देखो, ये एक बॉडी डायगोनल है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये कॉर्नर है और ये दूसरा वाला कॉर्नर है अपोजिट में। ठीक है, ये √3A डिस्टेंस होती है, आपको पता है सबको, है ना, और बीच में होता है √3A/2। अब मैं बोल रहा हूँ √3A/4 पे, इसका मतलब ये जो वॉइड है इस बॉडी डायगोनल पे मिल रही है, तो ये डिस्टेंस है √3A/4। तो यहाँ जो है ना एक टेट्राहेड्रल वॉइड है और ये अपना एक कॉर्नर है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से। ठीक है, समझ में आ गया ये? ठीक है, नेक्स्ट आती है अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है डबल ट्रायंगुलर वॉइड होती है, जो कि 6 एटम से सराउंडेड रहती है। डबल ट्रायंगुलर वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फेयर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि अगर इस वॉइड की जगह पे मैं कोई छोटा एटम रख देता हूँ तो वो 6 एटम को टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब कैसे आती है? मैंने 3 एटम इस तरीके से लिए। ठीक है, अब इन्हीं 3 एटम को पूरा का पूरा इस तरह से घुमा के ऐसे ले लिया मैंने और इसको इसके ऊपर रख दिया, तो मुझे कुछ ये इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं ये सभी एटम्स के क्या होंगे? सेंटर पॉइंट होंगे। तो इनके बीच में ये जो ब्लू ब्लू सर्कल आपको दिख रहा है, सर्कल नहीं, ये ब्लू ब्लू जो आपको दिख रहा है, ये क्या होती है? अपनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। ठीक, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से मिलकर बनी होती है। तो FCC लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पे होंगी पोजीशन? वो होंगी बॉडी सेंटर पे होंगी और एज सेंटर पे होगी। तो आप बॉडी सेंटर पे कैसे होगी वो देखते हैं। फेस सेंटर में, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो इसका मतलब इसके आसपास 6 एटम होने चाहिए। तो ऑब्वियसली 6 फेज़ हैं तो 6 एटम भी होंगे। तो 6 फेज़ के लिए 1 2 3 4, ये आगे वाला फेज़ 5 और ये पीछे वाला फेज़ 6। अब देखो 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होनी चाहिए। ठीक है, तो बॉडी के सेंटर पे तो मिल गई। अब एज सेंटर पे कैसे होगी? तो एज सेंटर पे देखने के लिए अगेन एक और डायग्राम बना देता हूँ मैं एज के सेंटर पे। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एज के सेंटर पे, तो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो इसके आसपास एटम होने चाहिए। ठीक है, अब एटम होने चाहिए तो एटम देखते हैं, 6 एटम होने चाहिए, 1 2। ठीक है, ये फेस के सेंटर का 3,
ऐसा ही एक क्यूब इधर भी होगा 4। ठीक है, ये जो पीछे वाली फेस दिख रही है आपको, इसको रेड से दिखाता हूँ, ये पीछे वाली फेस, ये इसका सेंटर पॉइंट 5, और ऐसी ही फेस इसके ऊपर भी होगी तो वो कहीं यहाँ होगा 6। तो देखो 1 2 3 4, ये 5 और ये छठा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मुझे देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ एक नोट पॉइंट है कि टेट्राहेड्रल वॉइड किसी भी लैटिस में कितनी होती है, वो 2z के बराबर होती है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी भी लैटिस में कितनी होती है, वो z के बराबर होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर जिसमें वॉइड और कुछ यूनिट सेल थे वो समझ में आ गया होगा। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।